चलो, तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में सबसे पहले CH3 के साथ Br दे रखा है। CH3 के साथ Br का मतलब है सिंपल SN2 रिएक्शन होगा, क्योंकि CH3 अल्काइल लाइट पे SN1 SN2 E1 E2 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ Cn माइनस है। Cn माइनस में कार्बन डोनर एटम होगा, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके Br को हटाएगा। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N। फिर उसके बाद H3O प्लस, लास्ट क्लास में हाइड्रोलिसिस बताया था साइनाइड का। अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O प्लस के प्रेजेंस में, तो C ट्रिपल बॉन्ड N का बॉन्ड ब्रेक होगा। जितने कार्बन के बॉन्ड ब्रेक हो उतना ही OH अटैच होगा। सो 3 OH अटैच होगा, और उस 3 OH से एक H2 हटा करके हम लोग प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना सकते हैं, और एक OH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हम लोग का Q निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद NaOH हम लोग डाल रहे हैं सबसे पहले। सो NaOH क्या करेगा? सो कार्बोक्सिलिक एसिड और बेस, मतलब एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोलिसिस दिया अगले स्टेप में। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो फिर डी कार्बोक्सिलेशन होता है, सॉरी डी इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट का हम लोग जब कैरी आउट करते हैं तो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। सो बेसिकली हम लोग का जो सॉल्ट है ये कुछ बनेगा CH3COONA। जब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन चेन में रेडिकल बनेगा, और यही रिपीट होगा जैसे वुर्ज रिएक्शन में था। सो अपने प्रोडक्ट में C2H6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर आर हो गया। फिर Br2 के साथ H Br2 के साथ H क्या करेगा? हेलोजिनेशन कराएगा। अगर हेलोजिनेशन कराएगा तो कहीं पे भी हेलोजन ग्रुप को लगा दो, CH3CH2 के साथ Br, ये हम लोगों का S ग्रुप निकल के आ गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन कराता है। सो अल्फा कार्बन और उससे अटैच्ड एक ही बीटा कार्बन है, एक जगह से H हटेगा, एक जगह से Br हटेगा। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, इथीन। ये हम लोगों का टी निकल के आएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अच्छा, टी के बाद दो अलग अलग डायरेक्शन है, एक HCl के साथ रिएक्शन दिया है, एक आगे फर्दर रिएक्शन। सो HCl में अल्कीन का जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सवाल है। एक जगह H प्लस ऐड होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर Cl ऐड होगा, यही होना चाहिए। तो CH2 एक पे H अटैच होगा, एक पे Cl अटैच होगा। काम करते हैं यहाँ पे सीधा CH3 लिख देता है, ज्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद HCl के बाद सोडियम एंड राइथर यूज कर रहा है। सोडियम एंड राइथर कौन सा रिएक्शन है? वुर्ज रिएक्शन। सो वुर्ज रिएक्शन में यही मॉलिक्यूल का रिपीटिशन यूज हो जाएगा। सो बेसिकली 2 का 4 कर सकते हैं, तो CH3 CH2, और जब ये रिपीट होगा तो वापस से CH2 CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हम लोग का वुर्ज रिएक्शन है। इसका फिर से Cl2HNO दिया। Cl2HNO क्या करेगा? हेलोजिनेशन रिएक्शन कराएगा। सो हेलोजिनेशन रिएक्शन कराते वक्त हम लोग नॉर्मली मेजर प्रोडक्ट को लेंगे, क्योंकि सीक्वेंशियल रिएक्शन में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब मेजर को कंसिडर करके काम करना है। सो अपने मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन 2 डिग्री की तरफ से होना चाहिए। क्लोरीनेशन में भी यहाँ पे तो किसी एक जगह पे हम लोग क्लोरीन लगा देते हैं। इसके आगे तो भूल ही गए। टी के बाद ये था U, ये है ना U। फिर उसके बाद ये क्या हो गया? V, और Cl2 के साथ H2 यहाँ पे W। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन के साथ फिर से रिएक्शन करा रहे हैं, Br2 के साथ HNO। अगर Br2 के साथ HNO करेंगे तो फिर से हेलोजिनेशन होगा। जिस कार्बन पे क्लोरीन है वहां पे तो हेलोजिनेशन नहीं होना चाहिएगा, क्योंकि वहां का रेडिकल थोड़ा अनस्टेबल होगा क्लोरीन के -I की वजह से। इसके बगल वाले पार्ट में हम लोग ब्रोमिनेशन आराम से करा सकते हैं। तो पहले क्लोरीनेशन कराया, फिर ब्रोमिनेशन कराया, ये पार्ट हम लोग का X निकल के आ गया। T को ऊपर कर देते हैं, UVWX। फिर उसके बाद हम लोग अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं। अल्कोहलिक KOH में क्या होना चाहिए? अल्कीन का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ऐसा कुछ शायद कर सकते हैं कि यहाँ से, सॉरी यहाँ CH3 होना चाहिए, यहाँ से H हटेगा, यहाँ से Cl हटेगा, फिर यहाँ से H हटेगा, यहाँ से Br हटेगा। सो अपने पास प्रोडक्ट वाले पार्ट में कंजुगेटेड डाइन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये स्टेबल भी है रेजोनेंस होने की वजह से, इसलिए कंजुगेटेड डाइन का ही फॉर्मेशन होगा। ये कौन सा ऑप्शन आ गया? Y। तो दिस इज Y। उसके बाद हम लोग अगर अल्कोहलिक सॉरी X में अगर हम लोग जिंक यूज कर रहे हैं, इसी कंपाउंड में जिंक के साथ हीटिंग यूज कर रहे हैं, तो लास्ट क्लास में एक रिएक्शन बताया था, डी हेलोजिनेशन रिएक्शन। डी हेलोजिनेशन में केवल दोनों हेलोजन हटेगा। जब दोनों हेलोजन हटेगा तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आ जाएगा। बीच में जहाँ H है उसको बाय डिफॉल्ट लेके चलना। सो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन
और कुछ है यहाँ पे नहीं। x से तो y और z बना, चलो ठीक है, इसको z मेंशन कर लेते हैं। अब इसके बाद आगे कहीं पे डिफरेंस था, t से हम लोग दूसरा भी एक पाथवे यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली जो t वाला प्रोडक्ट है इसके तरफ से दूसरा एक पाथवे है जहाँ पे Br2 के साथ CCl4 यूज कर रहे हैं। ये कौन सा रिएक्शन है, याद है किसी को? Br2 के साथ CCl4। अल्कीन में हम लोग हैलोजनेशन जब कराते थे तो विसिनल डाइहैलाइड बनता था। सो विसिनल डाइहैलाइड में डबल बॉन्ड हटता था और डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन के ऊपर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन होता था, मतलब बगल वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। ये हम लोग कौन सा आ गया कंपाउंड, टी के साथ, अच्छा ए आ गया, बहुत बढ़िया। तुम लोग तो भूल ही गया होगा ABCD, वो याद करा दिया है ना। फिर उसके बाद हम लोग ये क्या यूज कर रहे हैं, अच्छा डाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं। ये थोड़ा नया टाइप का पार्ट है, ऑल्दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है। बेसिकली 4 कार्बन दिया, एक तरफ Li+, दूसरे तरफ भी Li+। सो सिंपल सा केस है, मतलब इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने के बारे में मत सोचना, सिंपल सी चीज है। यहाँ वाले पार्ट में ब्रोमीन है जहाँ पे SN2 रिएक्शन हो सकता है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, ब्रोमीन को हटाएगा। लेकिन यहाँ 2 जगह ब्रोमीन था, मतलब 2 जगह रिएक्टिव साइड था। बाई चांस इस एक ही कंपाउंड में 2 जगह न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। सो दोनों के दोनों न्यूक्लियोफिलिक पार्ट रिएक्शन करेगा। पहले कोई एक करेगा इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, फिर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक पार्ट जुड़ गया तो फिर ये सारा मॉलिक्यूल सिंगल हो जाएगा। तो पहले इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, फिर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो ये पहला कार्बन एटम ये ऊपर से अटैच हुआ, ये लास्ट वाला कार्बन एटम ये दूसरे से अटैच हुआ। सो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। ये हम लोगों का स्ट्रक्चर नंबर बी बन के आ जाएगा, दिस इज बी। इसके बाद फिर हम लोग अगले पार्ट में बोल रहे हैं कि हम लोग ब्रोमीन के साथ HNu यूज कर रहे हैं, फिर अल्कोहलिक NaNH2 यूज कर रहे हैं। सो जब हम लोग ब्रोमीन के साथ HNu यूज करेंगे, मतलब सिंपल हैलोजनेशन का केस है, ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, कहीं पे ब्रोमीन चला जाएगा। इसके साथ अल्कोहलिक NaNH2 लेके चल रहे हैं। अल्कोहलिक NaNH2 क्या करेगा, डीहाइड्रोहैलोजनेशन कराएगा, E2 एलिमिनेशन। ऑल्दो फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे, बस ब्रोमीन को हटाया, बगल वाले से H को हटाया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, मतलब साइक्लोहेक्सीन बन गया। ये हम लोग का C कंपाउंड है और C के बाद यहाँ पे D की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का NBS दे रखा है, SO2Cl2 दे रखा है, SOCl2 नहीं है, SO2Cl2 है, फिर अल्कोहलिक OH दे रखा है। सो NBS क्या करेगा, ब्रोमीन का एडिशन कराएगा किसी एक अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे, मतलब किसी भी एक जगह पे हम लोग ब्रोमीन का एडिशन कर सकते हैं, दोनों जगह नहीं कर सकते, एक ही जगह ब्रोमीन का एडिशन कर सकते हैं। फिर जब हम लोग SO2Cl2 लेके चलेंगे तो SO2Cl2 भी आपको याद होगा अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे हैलोजनेशन में क्लोरीनेशन करा रहा था। अलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे हैलोजनेशन में SO2Cl2 उसको स्टार मार्क भी कराया था, बोला था आगे SOCl2 आएगा, ये OH के जगह क्लोरीन लेके आता है, लेकिन SO2Cl2 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हैलोजनेशन में क्लोरीनेशन कराता है। सो फिर से हम लोग हैलोजनेशन कराएंगे तो किसी दूसरे वाले पोजीशन पे हम लोग क्लोरीन को आराम से लगा सकते हैं। सो अपने प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड के अलॉन्ग एक ब्रोमीन जैसा था वैसा रह गया। फिर जब हम लोग SO2Cl2 डाले तो किसी दूसरे अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन चला गया। ये हम लोग का प्रोडक्ट E था, ये प्रोडक्ट हम लोग का F हो गया। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या दे रखे हैं, अल्कोहलिक OH। अल्कोहलिक OH क्या करेगा, डीहाइड्रोहैलोजनेशन कराएगा। सो डीहाइड्रोहैलोजनेशन में क्लोरीन हटेगा, यहाँ से H हटाना ज़्यादा सेंसिबल है ताकि रेजोनेंस वाला डबल बॉन्ड मिल जाए। फिर सिमिलरली ब्रोमीन हटेगा, बगल वाले से H हटाना सेंसिबल है क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को रेजोनेंस मिल जाएगा। इनफैक्ट 2 डबल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब ओवरऑल बेंजीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग एज अ प्रोडक्ट। समझ में आया? तो ये हम लोगों के बेंजीन के प्रिपरेशन का भी एक मेथड कंसिडर किया जा सकता है। बेसिकली कन्वर्जन का सवाल है कि भाई CH3Br को बेंजीन में कन्वर्ट करो। अगर बहुत लंबा कन्वर्ट करना तो कर लो, अगर छोटा कन्वर्ट करना तो छोटा भी तरीका निकाला जा सकता है। कन्वर्जन का कोई फिक्स रूल नहीं है। कन्वर्जन में आप कितने भी स्टेप्स यूज कर सकते हैं, कितने भी कम स्टेप्स यूज कर सकते हैं, बस ये होगा कि रिएक्शन फीजिबल होना चाहिए। और दूसरा, स्कूल के कन्वर्जन में नॉर्मली 4 से 5 स्टेप होना चाहिए, 5 से ज्यादा स्टेप नहीं होना चाहिए। अगर स्कूल के कन्वर्जन में आप 5 से ज्यादा स्टेप यूज करें मतलब कुछ गड़बड़ है, बट ठीक है, मतलब कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें 5 स्टेप में काम नहीं किया जा सकता है। चलो, फाइंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग विलियमसन सिंथेसिस।
CH3O- के साथ हम लोग CH3Br का रिएक्शन करा रहे हैं। O- इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके Br को हटाएगा, प्रोडक्ट में CH3 के साथ OCH3 बनेगा। इसका नोमेनक्लेचर बताइए। अरे नोमेनक्लेचर बताओ भाई इस कंपाउंड का। दिस वन, हाँ बताना नोमेनक्लेचर। अरे इथर का नोमेनक्लेचर तो बता दो यार, कैसा चपंडुक लोग है तुम लोग। क्या नोमेनक्लेचर ही भूल गए तुम लोग? बहुत बढ़िया। खाली बोलो कि सामने वाला मास्टर खराब पढ़ाता है, हम तो एकदम तिस्मार करना है। खतरनाक। क्या करें तुम लोगों का बताओ। सेकंड वाले केस में O- इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, CH3 पे आराम से रिएक्शन हो सकता है। सो प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो टर्शियरी बिटॉक्साइड आयन था उसके साथ CH3 अटैच हो गया। इसका नोमेनक्लेचर तो पूछेंगे अभी नहीं तुमसे। थर्ड वाले केस में चलते हैं। थर्ड वाले केस में CH3O- है और टर्शियरी बिटॉक्साइड आयन पे, सॉरी टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड पे रिएक्शन करा रहा है। बट एक प्रॉब्लम है, विलियमसन सिंथेसिस हमेशा SN2 होता है, बट ये कंपाउंड SN2 रिएक्शन नहीं देता है, और ये सब केसेस अपने को ध्यान रखना है। ऑल्दो हम लोग इसमें जैसे सवाल ये बोला, फाइंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। सो विलियमसन सिंथेसिस के हिसाब से नो रिएक्शन होगा। अगर विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर की बात करें तो नो रिएक्शन है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, CH3O- स्ट्रॉन्ग बेस तो है ही, और स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट 3 डिग्री वाले पार्ट पे चाहे तो इलिमिनेशन कैरी आउट कर सकता है, मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन तो करा ही सकता है। सो SN2 तो नहीं होगा, लेकिन E2 इलिमिनेशन जरूर हो सकता है, इसलिए इस केस को स्टार मार्क किया हुआ है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। बेसिकली अगर सवाल में ये बोला फाइंड द विलियमसन सिंथेसिस प्रोडक्ट, तब आप कुछ प्रोडक्ट नहीं बना सकते। लेकिन सवाल में अगर ये बोला फाइंड द प्रोडक्ट, तब आप SN2 के जगह E2 एलिमिनेशन डेफिनेटली करा सकते हैं, क्योंकि 3 डिग्री पे E2 एलिमिनेशन का रिएक्टिविटी बहुत ही हाई होता है। उसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएच के साथ O- दे रखा और CH3Br पे आराम से SN2 रिएक्शन होगा। यहाँ से ब्रोमीन को हटाएंगे तो अपने प्रोडक्ट में पीएच के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ CH3। इसका तो नाम कॉमन नेम चलता है। क्या कॉमन नेम होता है? तुम लोग पढ़ भी रहा है भाई ना, कॉमन नेम याद है ना, यूपीएससी नेम आ रहा है तुम लोगों को। खाली भारी भारी चैप्टर पढ़ने के चक्कर में एक काम करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम लोगों को नहीं पढ़वा रहे, वो काम बिल्कुल किसी काम का नहीं है आपके। जब आप नोमेनक्लेचर जैसा सिंपल सा टॉपिक नहीं कर पा रहे हैं हैंडल, तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हैंडल करेंगे? स्मार्ट खन थोड़ी बनना है आपको कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आए हैं तो हमको 4 नंबर बोनस दे दो, ऐसा थोड़ी होगा। मेरे सारा बोनस देता है क्या ऐसे? देता है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले को 4 नंबर, थर्मोडायनेमिक्स वाले को 4 में से 8 नंबर, ऐसा होता है ना? नहीं होता है? हाँ भाई, नहीं होता है। ले, तो फिर फायदा क्या पढ़ने का? जब तुम्हारा मास्टर छोड़ के गया था तुम तो छोड़ के जा ही सकते हो। ऐसा नहीं कि हम केवल छोड़े थे, हम भी छोड़े थे, उत्कर्ष सर भी छोड़े थे, ये सब कुछ टॉपिक। थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं छोड़े थे, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी छोड़ के गए थे हम, वो भी छोड़ के गए थे। इनफैक्ट अरविंद भी आयनिक इक्विलिब्रियम ठीक ठीक बस नॉर्मल तरीके से करके गया था, वो ज्यादा उसमें घुसा नहीं था। 2-3 सब टॉपिक को तो छोड़ ही दिया था। ये सारे सब मतलब अननेसेसरी टॉपिक है, किसी काम का नहीं है। उसके आगे वाले केस में CH3O- है और पीएच के साथ Br, SN2 रिएक्शन होता तो प्रोडक्ट बनता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अराइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब नो रिएक्शन बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले केस में फिर से पीएच के साथ Br है, इसलिए इस पे भी नो रिएक्शन, थोड़ा ध्यान रखना है। उसके आगे वाले केस है पीएच के साथ O- है, लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल वाला पार्ट दे रखा, फिर से सेम चीज। वैसे तो SN2 नहीं होने वाला है, लेकिन E2 एलिमिनेशन तो हो ही सकता है, मतलब फिर से हम लोग चाहे तो आराम से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकते हैं E2 एलिमिनेशन के थ्रू। तो ये तो बहुत जेनरिक केस हो जाएगा, बस एक केस अपने को मालूम होना चाहिए कि टर्शरी वाले पे SN2 नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में विनाइल हैलाइड दे रखा, विनाइल हैलाइड पे भी SN2 नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है।
ETOK, ET का मतलब C2H5, सो C2H5 के साथ ऑक्सीजन दे रखा और इसके साथ PHCH2Cl। इस बार विनाइल हैलाइड सॉरी अराइल हैलाइड नहीं है, एक कार्बन प्रेजेंट है जिसमें क्लोरीन है, सो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो सकता है। अपने प्रोडक्ट में PH के साथ CH2 आएगा और CH2 के साथ ऑक्सीजन, इसके साथ C2H5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट में सबसे पहले स्टेप में NaH दे रखा, क्या होगा यहाँ पे NaH में? सो सिंपल सा केस है, H माइनस मिलेगा। H माइनस मतलब इधर बेस हो सकता है, नहीं तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। इनफैक्ट H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आराम से एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन थोड़ा तो एसिडिक होता ही है। सो पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हुआ, O माइनस का फॉर्मेशन हुआ, मतलब एल्कोक्साइड आयन बन गया। एल्कोक्साइड आयन बनाने का तरीका भी है। सो O माइनस बना और O माइनस वाला पार्ट फिर मिथाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आयोडीन को हटाया। सो हम लोग का एल्कोक्साइड आयन अल्काइल हैलाइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसका मतलब सिंपल SN2 रिएक्शन का केस है। बट एक चीज थोड़ा ध्यान दे दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग सवाल में केवल प्रोडक्ट नहीं पूछ रहे, सवाल में स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ रहे, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है विद फिक्स्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। पहला पार्ट ये हम लोग 3 बार 4 बार रिपीट कर चुके हैं शायद। जिस कार्बन पे रिएक्शन नहीं होगा उस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का चेंज नहीं होता है। तो इस कार्बन पे कहीं भी रिएक्शन नहीं हो रहा। पहला रिएक्शन OH ग्रुप के साथ था, जहां से H हटा, फिर जो O माइनस है वही आगे रिएक्शन किया, मतलब अभी भी इस कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं है। अगर कार्बन पे रिएक्शन नहीं है मतलब कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जैसा था एग्जैक्टली वैसा ही रहने वाला है। नीचे C2H5 दे रखा है, लेफ्ट में H दे रखा, ऊपर CH3 दे रखा और राइट में ऑक्सीजन है। जब तक कार्बन पे रिएक्शन नहीं होगा तब तक कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। SN2 रिएक्शन इस कार्बन पे है, बट यहाँ तो कोई कायरल सेंटर है ही नहीं, तो इसमें तो कॉन्फ़िगरेशन का कोई सवाल ही नहीं है। सो अपने प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट दे रखा था जैसे एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा और ऑक्सीजन पे CH3 अटैच हो जाएगा। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में ऑप्शन ए कंसिडर कर सकते हैं। ऑप्शन बी कंसिडर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसमें हॉरिजॉन्टल में एक स्विच है, मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ऑप्शन सी कंसिडर कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे भी CH3 और OMe में एक ही स्विच है अभी भी, इसका मतलब ये भी इन्वर्जन है प्रोडक्ट। और ऑप्शन डी वाले पार्ट में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। OMe अपने जगह पे है और ये दोनों ग्रुप में एक स्विच है, इसका मतलब ये सारे के सारे इन्वर्जन प्रोडक्ट है। मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि SN2 होता है तो इसलिए इन्वर्जन होना चाहिए, बट पॉइंट ये है जिस कार्बन पे SN2 होता है वहां इन्वर्जन होता है, वो बाकी कंपाउंड में थोड़ा ना कोई चेंजेस होता है। सो इसीलिए जहां रिएक्शन नहीं हुआ उसका कॉन्फ़िगरेशन जैसा था वैसे ही रह जाएगा, जहां रिएक्शन हुआ वहां कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होते, बट यहाँ तो कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं तो चेंजेस क्या होगा। सो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। पहला पार्ट एसिड बेस रिएक्शन है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो हमेशा रिएक्शन एसिड बेस से शुरू किया करो। इस चीज को एज अ शॉर्ट ट्रिक याद कर लो या जो कुछ भी याद करना है कर सकता है। Which is the best way to prepare product B by Williamson synthesis of ether? सब में B प्रोडक्ट बनाया है, मतलब सब में प्रोडक्ट तो सेम है, बस पूछा है कि तरीका सबसे बेस्ट कौन सा है। तो पहला स्टेप हम लोग इस अल्कोहल का रिएक्शन KOH के साथ कराए, A बना। सो क्या होगा? सो पहले वाले केस में डेफिनेटली एसिड बेस रिएक्शन होना चाहिए, तभी एल्कोक्साइड आयन बनेगा। सो यहाँ से OH माइनस H प्लस को हटाएगा, O माइनस बनाएगा। अब एक चीज बस ये बताओ, ये रिएक्शन फिजिबल होगा क्या इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन? अगर यहाँ एसिड बेस होगा तो ये O माइनस बनेगा। सो ये रिएक्शन फिजिबल होगा क्या? क्या क्यों नहीं होगा? SN2 हो रहा है, अब एसिड बेस बोल रहे हैं SN2 करा रहा है, तो हम जो बोलते हैं सुनता भी है ढंग से। हम बोल रहे यहाँ एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल होगा क्या ये पूछ रहे हैं, और H प्लस हटा रहे तो SN2 कहाँ से करा दिया तुम? किसी को आंसर नहीं समझ में आ रहा है क्या? H प्लस हटेगा या O माइनस मिलेगा?
मतलब प्रोडक्ट में ये बेस मिलेगा, प्रोडक्ट का बेस और रिएक्टेंट का बेस, इन दोनों में ज़्यादा बेस कौन सा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? तो जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है इसमें प्लस आई है, स्ट्रॉन्ग बेस है। एक वीक बेस अगर स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट हो रहा तो रिएक्शन कभी भी नहीं होने वाला है। तुम लोग सब भूल गए भाई, मतलब अरे स्टेबिलिटी और बेसिक स्ट्रेंथ सेम ही चीज है ना भाई, जैसे उल्टा है, आपस में इंटर रिलेटेड है तो फिर देख लो, जैसे देखना है देख लो। तुम लोग क्यों बैठ रहे हो ऑर्गेनिक की क्लास में? इसीलिए ताकि, क्योंकि ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ गया है तो इम्पोर्टेंट है, कुछ भी सीख लें इस टाइप से। हम मेंस लेवल की चीजें नहीं पढ़ा रहे, हम पहले ही बोल दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर मेंस लेवल पढ़ा दीजिए केवल, तो मेंस लेवल पढ़ा देंगे, उसको पढ़ाने का तरीका इंटायरली अलग हो जाएगा। हम पढ़ा रहे हैं तो एडवांस लेवल ही पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना पड़ेगा 2 बार पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको नहीं लगता कि आप लोग को एडवांस लेवल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बेसिक एसिड बेस रिएक्शन के फिजिबिलिटी को नहीं बता पा रहे हैं, नोमेनक्लेचर को नहीं बता पा रहे, जीओसी तो वैसे भी नहीं आता, आप सीखा क्या है तो 2-3 महीने में ऑर्गेनिक में? अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं, मेरा भी कराते रहते हैं, और दूसरे लोग का भी करते हैं जो पढ़ने में ठीक ठीक काम भी कर रहे हैं, उनका भी टाइम खराब होता है अननेसेसरी प्रवचन के चक्कर में। पहले वाले केस में ये एसिड है, ये बेस है, जब रिएक्शन होगा तो बेस और एसिड का फॉर्मेशन होगा। OH माइनस और RO माइनस में ऑब्वियस सी बात है RO माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है और OH माइनस वीकर बेस है। वीकर बेस से स्ट्रॉन्गर बेस में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है। तो पहले वाले केस में A ही नहीं बनेगा, अगर A नहीं बनेगा तो फर्दर रिएक्शन हो भी कहाँ से पाएगा? पहला रिएक्शन फिजिबल नहीं है, इसमें प्रोडक्ट ही नहीं बन सकता। दूसरे वाले केस की बात करते हैं। दूसरे वाले केस में सोडियम दे रखा, सोडियम सिंपली H2 को लिबरेट कराएगा, यहाँ से H प्लस को हटाएगा, माइनस बनेगा, तो यहाँ आराम से रिएक्शन हो सकता है क्योंकि मेटल के साथ रिएक्शन है। ये बहुत पहले हम लोग डिस्कशन किए थे कि सोडियम का रिएक्शन कभी भी एक्टिव हाइड्रोजन के साथ कराओ तो आराम से H2 लिबरेट होता है और बाकी बचा हुआ पार्ट में H प्लस हटा लो। अगर यहाँ पे अल्कोहल होगा और इसके साथ सोडियम का रिएक्शन कराएंगे तो RO माइनस का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ H2 गैस लिबरेट होगा। अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में H प्लस हटेगा, O माइनस बनेगा और O माइनस वाला पार्ट CH3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से आयोडीन को हटाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट तो बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, OCH3। थर्ड वाले केस में MEOH के साथ यहाँ पे H दे रखा है, H है कि क्या है ये? H तो कुछ नहीं होना चाहिए यार, चलो मान लेते हैं यहाँ पे पोटेशियम है, मेरे हिसाब से पोटेशियम होना चाहिए, नहीं तो NaH होना चाहिए, मतलब केवल H नहीं होना चाहिए, इधर NaH होना चाहिए या KH होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ मेटल भी डाल सकते हैं। चलो NaH ले लेते हैं यहाँ पे। NaH वाला पार्ट H माइनस देगा, H माइनस यहाँ से H प्लस हटाएगा, क्योंकि अगर हम लोग कंपैरिजन करके देखें, फिर से एसिड बेस रिएक्शन की बात करते हैं। MEOH का मतलब हो गया CH3OH, CH3OH H माइनस के साथ जब कंबाइन करेगा तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3 के साथ O माइनस का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ H माइनस जब H प्लस के साथ कंबाइन करेगा तो H2 का फॉर्मेशन करेगा। अपने प्रोडक्ट में H माइनस बेस है और CH3O माइनस बेस है, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब वीक बेस, और पहला वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में कन्वर्ट हो रहा तो रिएक्शन तो आसानी से फिजिबल है। पहला स्टेप फिजिबल है, पहले स्टेप में MEO माइनस या CH3O माइनस बनेगा, यही पार्ट दूसरे पे रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता, लेकिन टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड पे SN2 रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। इस केस में ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ भी ईथर का फॉर्मेशन फिजिबल नहीं है। पहले में फिजिबल नहीं था क्योंकि अल्कोक्साइड आयन नहीं बन पा रहा था, दूसरे में फिजिबल नहीं है क्योंकि SN2 रिएक्शन इस पे फिजिबल नहीं है, दो तो ऐसे ही हट गया। चौथे ऑप्शन में चलते हैं। चौथे ऑप्शन में टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, इसका रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराएंगे तो यहाँ से पहले H प्लस हटेगा, O माइनस बनेगा, नीचे दे रखा है, और फिर इसका रिएक्शन जब हम लोग CH2Br के साथ कराएंगे तो यहाँ से ब्रोमीन हट करके प्रोडक्ट में आराम से O के साथ CH3 बनेगा। इनफैक्ट ऊपर भी सेम ही प्रोडक्ट था। एक चीज सोच के देखो, यहाँ ये रिएक्टेंट का पार्ट यहाँ जो है वही नीचे भी है, तो यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके आगे CH3I है और नीचे CH3Br है, दोनों में SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है?
आई अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए आई वाले पार्ट पे रिएक्टिविटी ज़्यादा निकल के आएगा। क्योंकि आई वाले पार्ट पे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ से बनाना ज़्यादा फास्टर होगा एज कम्पेयर टू ऑप्शन फोर्थ। सेकेंड और फोर्थ दोनों में प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ऑप्शन सेकेंड में प्रोडक्ट बनाना ज़्यादा फास्ट है या ज़्यादा फिजिबल है, बस यही सवाल पूछा। विच इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। बन दोनों से सकता है, लेकिन सबसे सुटेबल वे हम लोग ऑप्शन बी को कंसिडर कर सकते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन 2 को कंसिडर कर सकते हैं। Which of the following ethers cannot be formed by Williamson synthesis? ये लास्ट क्लास में बता दिया था आपको कि हम लोग ऑक्सीजन वाले पार्ट का बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज बना सकते हैं और एक हैलोजन लगा सकते हैं कार्बन चेन पे। अगर उस कार्बन चेन पे हैलोजन लगाने पे SN2 पॉसिबल है तो रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं बनाया जा सकता। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और कार्बन के ऊपर हैलोजन लगाएंगे तो इस कार्बन पे SN2 पॉसिबल नहीं है, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है। दूसरे वाले साइड में भी सेम ही चीज दे रखा, कार्बन पे अगर हैलोजन लगाएंगे तो इससे भी SN2 पॉसिबल नहीं है। मतलब जो दोनों साइड का कार्बन चेन है, दोनों में से कहीं भी SN2 पॉसिबल नहीं है, मतलब विलियमसन सिंथेसिस से ईथर तो नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 3, बॉन्ड को ब्रेक किया, कार्बन पे हैलोजन डाला, आराम से इस पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल है। अगर SN2 पॉसिबल है तो ये एल्कोक्साइड आयन ले लेंगे C2H5O- और CX इसके साथ प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा। इनफैक्ट दूसरे साइड से भी पॉसिबिलिटी है, राइट साइड वाले पार्ट की जगह अगर लेफ्ट को ब्रेक करके हैलोजन लगाएंगे तो यहाँ भी SN2 रिएक्शन पॉसिबल है। अगर SN2 पॉसिबल है तो फिर हम लोग CH3O- को एल्कोक्साइड आयन ले लेंगे और अल्काइल हाइड यहाँ से लेके भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। खैर हम लोग के सवाल में बस ये पूछा है कि प्रोडक्ट बन सकता है कि नहीं, तो आइदर ऑफ द टू प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगर क्वेश्चन नंबर 4 में पीएच के साथ OCH3 दे रखा, अगर हम लोग इधर का बॉन्ड ब्रेक करें लेफ्ट का और यहाँ हैलोजन अटैच करें तो अराइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देगा, मतलब इस साइड से तो एटलीस्ट हम लोग को इथर नहीं मिल रहा। बट राइट साइड का बॉन्ड अगर ब्रेक करें तो यहाँ से SN2 मिल सकता है, मतलब हम लोग का जो रिएक्टेंट है दैट विल बी CH3X और फिर एल्कोक्साइड आयन को हम लोग PHO- ले सकते हैं। मतलब जिधर साइड अल्काइल हैलाइड जाएगा ऑक्सीजन उसके अपोजिट वाले कार्बन चेन के साथ चला जाएगा विथ O-, यहाँ से हम लोग को एल्कोक्साइड आयन मिल जाएगा। सो एटलीस्ट एक तरफ से रिएक्शन पॉसिबल है, दूसरी तरफ से नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्ट में बॉन्ड को ब्रेक करके PHX बनाएंगे, यहाँ पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। राइट के बॉन्ड को ब्रेक करके C+CX बनाएंगे, विनाइल हैलाइड पे भी SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी रिएक्शन नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, लेफ्ट साइड में बॉन्ड को ब्रेक करके अगर हैलोजन लगाएंगे तो यहाँ वाले पार्ट पे रिएक्शन तो नहीं होने वाला, लेकिन राइट साइड में अगर हैलोजन को हम लोग लगाएंगे तो राइट साइड में SN2 हो सकता है, इसका मतलब विलियमसन सिंथेसिस पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर लेफ्ट साइड में बॉन्ड को ब्रेक करके हैलोजन अटैच करेंगे तो यहाँ SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता। राइट साइड में ब्रिज हेड पे अगर हम लोग X को लगाएंगे तो भी यहाँ पे SN2 नहीं हो सकता, इसका मतलब दोनों में से कहीं SN2 नहीं होगा तो ओवरऑल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नीचे का केस सिमिलर है, लेफ्ट साइड में ब्रिज हेड पे हैलोजन लगाओ, इधर SN2 नहीं हो सकता, राइट साइड में ब्रिज हेड पे हैलोजन लगाओ, इधर भी SN2 नहीं हो सकता, सो ओवरऑल SN2 नहीं होगा। 9 में SN2 दोनों में से कहीं भी नहीं हो सकता, तो ओवरऑल विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगा। 10 में 3 डिग्री वाले पार्ट के साइड में तो SN2 नहीं हो सकता, लेकिन 2 डिग्री वाले साइड में SN2 हो सकता है। सो क्योंकि एक तरफ भी SN2 हो सकता है तो यहाँ से अल्काइल हैलाइड ले लेंगे और दूसरे साइड से अल्कोक्साइड आयन, तो आराम से SN2 रिएक्शन होगा, विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट में ऑक्सीजन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक किया और यहाँ से हैलोजन को अटैच किया, इस साइड से SN2 रिएक्शन आसानी से हो सकता है, दूसरे वाले साइड से भी इनफैक्ट SN2 आसानी से हो सकता है। सो आराम से विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर किया जा सकता है। ये हम लोग के विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर का छोटा सा टॉपिक था। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, अगर इसमें डाउट नहीं है तो फिर हम लोग चलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के टॉपिक में। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 वाला पार्ट शायद फिर डिस्कशन कर लिया था, पता नहीं क्या है, कर लिया था। ठीक है, सो इसमें पहले तो ब्रोमीन अपने सही जगह पे नहीं है, स्विचिंग कर लेंगे हम लोग और स्विचिंग करके प्रोडक्ट बनाएंगे। 2 स्विच करना है, तो पहले तो ब्रोमीन को लेफ्ट में ले आते हैं, H ऊपर चला जाएगा, फिर CH3 और H को भी जब एक्सचेंज करेंगे तो CH3 ऊपर जाएगा, H लेफ्ट में आएगा।
ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है अल्फा कार्बन है, अल्फा से ऊपर भी एक बीटा कार्बन अटैच्ड है और नीचे भी एक बीटा कार्बन अटैच्ड है, लेकिन नीचे जब डबल बॉन्ड बनेगा तो उसको रेजोनेंस में मिल रहा है, ज्यादा हाइपर कंजर्वेशन में मिल रहा है, मतलब नीचे वाले अल्फा बीटा में ही मेजर प्रोडक्ट आएगा। सो H और Br को अपनी जगह से हटा दिया। सो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में सबसे पहले डबल बॉन्ड, फ्रंट कार्बन जो है उस पर CH3 और H प्रेजेंट है, बैक कार्बन पे CH3 के सामने नीचे वाले ग्रुप को डालेंगे, मतलब बैक कार्बन पे CH3 के सामने CH3 जाएगा और H के सामने फिर एक ही ऑप्शन है PH को जाने का। ये हम लोग का सिस स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाई चांस इसमें जो बल्कियर ग्रुप है उसके सामने छोटा ग्रुप आ गया तो ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर भी है, लेकिन लास्ट क्लास में ही बताया था कुछ भी प्रोडक्ट बन सकता है। अगर बीटा कार्बन पे केवल एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट किस तरीके का है, उसके हिसाब से ही हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू वाले पार्ट में ब्रोमीन वाला पार्ट डैश पे है, तो जो हाइड्रोजन है इसके अल्फा के बाद बीटा कार्बन पे, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन सॉलिड पे होना चाहिए, लेकिन दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे, डैश पे। इसका मतलब दोनों में से कहीं पे भी E2 एलिमिनेशन नहीं हो सकता, सो नो रिएक्शन बोल सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 में ब्रोमीन हटाएंगे, पहले अल्फा कार्बन, अल्फा से दो बीटा कार्बन प्रेजेंट है, अगर दो बीटा कार्बन प्रेजेंट है तो एक जगह से हाइड्रोजन को हटाए, सो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ये मेजर प्रोडक्ट के लिए, माइनर दूसरे साइड से बनाया जा सकता है। तो जितने बीटा कार्बन होंगे उतने ही बीटा हाइड्रोजन अगर चेक हो जा रहा है डिफरेंट टाइप के, तो वहां से डबल बॉन्ड आराम से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वाले केस में एक ब्रोमीन दिख रहा, सो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड हो फ्रंट कार्बन है अल्फा कार्बन, अल्फा से कोई और बीटा कार्बन अटैच नहीं है एक्सेप्ट फॉर बैक कार्बन। सो अल्फा और बीटा में एलिमिनेशन होगा, मतलब फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगा और बैक कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन ये दोनों लिविंग ग्रुप अभी एंटी पोजीशन पे नहीं है, तो पहले इसको एंटी पे लेके आना है। इधर H को नीचे लेके चले जाओ या ब्रोमीन को इधर लेफ्ट में लेके चले जाओ, जो करना है कर सकते हैं। सो पहले तो हम लोग रोटेशन करके ग्रुप्स को इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं। सो सबसे पहला चीज, ब्रोमीन ऊपर है, H लेफ्ट में है, PH राइट में है। H को जब घुमा करके नीचे लेके जाएंगे तो CH3 वाला पार्ट घूम करके लेफ्ट में जाएगा और PH वाला पार्ट घूम करके राइट में जाएगा। फिर यहाँ से ब्रोमीन को एक बॉक्स में क्लोज करके हटाया, सो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। फ्रंट कार्बन पे ब्रोमीन को हटाने के बाद एक PH बचा हुआ और एक H बचा है, मतलब फ्रंट कार्बन पे ब्रोमीन तो चलो हट गया, इस पे एक PH और एक H बचा हुआ है। जो डब्बा है उसके सेम साइड में जो दोनों ग्रुप है फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन पे, पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में वो दोनों ग्रुप ही सेम ही साइड आएगा, मतलब पाई बॉन्ड के सेम साइड में दोनों PH को डाल सकते हैं। फ्रंट कार्बन के PH के सामने बैक कार्बन का PH। सिमिलरली इस डब्बे के लेफ्ट साइड में जो दोनों ग्रुप है या एक साइड में जो दोनों ग्रुप है फ्रंट और बैक कार्बन का, वो दोनों पाई बॉन्ड में भी सेम साइड आ जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कशन में E2 एलिमिनेशन के उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके थे। इस बार ज्यादा बल्कियर ग्रुप सेम साइड है, थोड़ा अनस्टेबल होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि प्रोडक्ट का कन्फिग्रेशन रिएक्टेंट के कन्फिग्रेशन पे या स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिपेंडेंट होता है E2 एलिमिनेशन में, इसमें कोई चॉइस नहीं है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 4 तक में कोई डाउट किसी को? अब इसको कैसे सॉल्व करें? ये रोटेट होगा? स्क्रीनशॉट लेके रोटेट करके इतना मेहनत तुमको लगता है हम करेंगे? बताओ, तुमको लगता है इतना मेहनती इंसान है? क्या तो नहीं करेंगे, छोड़ो, डिस्कशन ही नहीं करेंगे। तो लोग अपना सर 90 डिग्री पे अलाइन कर लो, उसके हिसाब से काम हो जाएगा। पहले वाले केस में NaNH2 एक्सेस दे रखा, सो NaNH2 एक्सेस अगर दिया है क्लोरीन और क्लोरीन, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलिक KOH केवल अल्कीन तक का फॉर्मेशन करा सकता है, अल्काइन का फॉर्मेशन नहीं करा सकता, जबकि NaNH2 अल्काइन तक का फॉर्मेशन कराता है। अगर आप क्लास 11th का NCERT देखेंगे उसमें जब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन देखेंगे तो उसमें पहले ऐसा दे रखा है, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन दे रखा, सो पहले स्टेप में एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन दिया, फिर कुछ प्रोडक्ट बना, फिर उसका NaNH2 के साथ वापस से रिएक्शन दिया, फिर प्रोडक्ट बना। सो पहले स्टेप में एक क्लोरीन हटेगा,
एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकते हैं हम लोग। अब डबल बॉन्ड नॉर्मली बीच में ही जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। सो सबसे पहले स्टेप में बीच में डबल बॉन्ड आएगा और एक क्लोरीन बचा रह गया। अल्कीन के ऊपर एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन नहीं करा सकता, ये बहुत स्ट्रॉन्गर बेस नहीं है। NH2- बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, इसलिए अल्कीन पे भी एलिमिनेशन करा देता है। सो जब हम लोग NaNH2 डालेंगे, एल्कोहलिक NaNH2 ले लो या सिंपली NaNH2 ले लो, सो फिर से क्लोरीन वाला पार्ट हटेगा, यहाँ से H वाला पार्ट हटेगा और प्रोडक्ट वाले पार्ट में C के साथ C ट्रिपल बॉन्ड C का फॉर्मेशन होगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करना। सो हम लोगों का एक छोटा सा बेसिक केस है, एक मिनट, हाँ इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। अगर हम लोग केवल अल्कोहलिक KOH दे रखे हैं तो अल्कीन के ऊपर एलिमिनेशन नहीं होगा। अगर हम लोग NaNH2 दे रखे हैं तो फिर अल्काइन तक का फॉर्मेशन हो सकता है। सो ऊपर वाला केस बहुत सिंपल सा है, क्लोरीन हटेगा, NaNH2 दे रखा, एक H हटेगा, पहले डबल बॉन्ड बनेगा, फिर एक और क्लोरीन हटेगा और एक और H हटेगा, फिर से डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब ओवरऑल ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन दे रखा है, मतलब बगल वाले कार्बन पे अगर क्लोरीन है तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ये डबल बॉन्ड जब हटेगा तो कंजुगेटेड डाइईन का पॉसिबिलिटी है, इसीलिए जब एलिमिनेशन होगा तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर बाई चांस आप लोग बीच से हाइड्रोजन हटाए, जैसे यहाँ से क्लोरीन हटाए और यहाँ से H हटाए और बीच में डबल बॉन्ड बनाए, तो भी हम लोग का जो फर्दर एलिमिनेशन होगा थोड़ा अलग टाइप से हो करके एक्चुअल में कंजुगेटेड डाइईन ही बना देता है। तो इसलिए दिमाग मत लगाना ऐसा, सिंपली इस चीज का ध्यान रखना। अगर बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन है और वहाँ एलिमिनेशन करा रहे हैं तो क्योंकि रेजोनेंस मिल सकता है डबल बॉन्ड को, इसलिए कंजुगेटेड डाइईन का ही फॉर्मेशन होगा। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में ये कंजुगेटेड डाइईन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में क्लोरीन दे रखा, फिर सेम चीज, बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन है, ये हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये भी हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब फिर से कंजुगेटेड डाइईन फॉर्मेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन है, ये अच्छा सवाल है। एक ही कार्बन पे अगर 2 क्लोरीन है, सो पहला चीज, अगर यहाँ से क्लोरीन हटाए, यहाँ से H हटाए, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है और एक क्लोरीन रहेगा। रिंग कभी भी sp या sp हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता अनलेस की 10 मेंबर्ड रिंग हो, मतलब 6, 7, 8, 9 मेंबर्ड रिंग लीनियर नहीं हो सकता। लीनियर नहीं हो सकता मतलब उसमें कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो अगर मान लो कि यहाँ से क्लोरीन हटाए और यहाँ से H हटाए तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, लेकिन रिंग में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये स्टेप तो नहीं हो सकता। एक और पॉसिबिलिटी, क्लोरीन हटा और इधर लेफ्ट साइड से H हट गया, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी, हम लोगों का 2 डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन स्टिल बीच वाले कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp कभी भी हो नहीं सकता क्योंकि रिंग कभी भी लीनियर नहीं हो सकता अनलेस की 10 मेंबर रिंग हो, तो ये भी नहीं बन सकता। सो ओवरऑल इस केस में प्रोडक्ट को एक ही एलिमिनेशन पे रोक देना है। इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना, मतलब ये क्वेश्चन इसलिए स्टार मार्क करने लायक है कि अगर एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन नॉर्मली होता है जैसे पहले वाले केस में था तो ट्रिपल बॉन्ड बन सकता था, लेकिन इस केस में ट्रिपल बॉन्ड या sp हाइब्रिडाइजेशन बनाना ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए 2 एलिमिनेशन नहीं होगा, केवल एक ही एलिमिनेशन होगा। इसके आगे वाले क्वेश्चन में 2 क्लोरीन है लेकिन अल्कोहलिक KOH दे रखा, जैसा भी डिस्कशन किए, अल्कोहलिक KOH केवल एक ही एलिमिनेशन करेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट में हम लोग केवल C डबल बॉन्ड C क्लोरीन, इसमें जो सेकंड क्लोरीन है ये नहीं हट सकता क्योंकि अल्कोहलिक KOH कभी भी डबल बॉन्ड पे एलिमिनेशन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, जिस कार्बन पे क्लोरीन है ये अल्फा कार्बन है, इससे 2 बीटा कार्बन तो अटैच्ड है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो दोनों बीटा कार्बन है उसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो एलिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा, मतलब नो रिएक्शन बोला जा सकता है। इसके अगले वाले रिएक्शन को हम लोग थोड़ा हॉरिजॉन्टल लिख लेते हैं। सो बेसिकली ऐसा कुछ रिएक्शन है, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन है, इसका रिएक्शन करा है पहले अल्कोहलिक KOH के साथ, फिर उसके बाद P बना, फिर उसके बाद अल्कोहलिक NaNH2 या फिर NaNH2 के साथ रिएक्शन कराया, Q बना, फिर से NaNH2 के साथ रिएक्शन कराया, 1 इक्विवेलेंट लिखा हुआ हर जगह पे, फिर से NaNH2 के साथ रिएक्शन कराया, 1 इक्विवेलेंट, और उसके बाद लास्ट में CH3Br के साथ रिएक्शन कराया। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, 2010 में आया था जेईई एडवांस में, हम गलत किए थे। गलती
क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं था, केवल कार्बन काउंटिंग में था। जल्दी जल्दी में आंसर मार्क कर दिया, फिर बाद में आंसर मैच करते वक्त पता चला कि हम कार्बन गलती काउंट कर लिया है, मतलब रिएक्टेंट को मिला करके 10 कार्बन होने चाहिए थे, मेरा ऑप्शन में 9 ही कार्बन हो रहा था। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत भारी नहीं है, ऑल्दो मेरे केस में सवाल इतना लंबा भी नहीं आया था, बहुत छोटा सा ही आया था, शायद बुकलेट में सवाल दे भी रखा है। पहला केस, क्लोरीन हटेगा और H हटेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब डबल बॉन्ड पे क्लोरीन आएगा, क्योंकि अल्कीन पे एलिमिनेशन नहीं हो सकता अल्कोहलिक केओएच में। फिर NaNH2 डालेंगे, एक इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे एलिमिनेशन हो सकता है, क्लोरीन हटेगा और H हटेगा, सो प्रोडक्ट वाले पार्ट में C के साथ C ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा। और ये रिएक्शन हम लोग 3-4 बार डिस्कशन में यूज किए हैं और बोले भी कि इसको आगे भी यूज करेंगे। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन के रिस्पेक्ट में, लेकिन sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन। सो बेसिकली जब हम लोग का NH2 माइनस इस टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन करेगा तो आराम से एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल निकल के आएगा। क्यों फिजिबल निकल के आएगा? क्योंकि sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, मतलब वीक बेस, और NH2 वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस। ये हम लोग फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो जब हम लोग P के बाद Q बनाएंगे तो उसके अगले वाले स्टेप में हम लोगों का यहाँ पे शायद R बनना चाहिए था ना, R के बाद फिर CH3Br के साथ रिएक्शन है, ठीक है। जब R बनाएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में अल्काइनाइड आयन का फॉर्मेशन हो गया, इसको हम लोग प्रोपाइनाइड बोल सकते हैं। बेसिकली प्रोपाइन से H+ हटा दो तो उसको हम लोग प्रोपाइनाइड आयन बोल सकते हैं। जब भी कभी अल्काइन से H+ हटेगा तो अल्काइनाइड आयन बनता है। फिर जो नेगेटिव चार्ज बन गया, ये नेगेटिव चार्ज Na+ के साथ रहेगा, यही नेगेटिव चार्ज सिंपल SN2 रिएक्शन कैरी आउट करेगा, और SN2 रिएक्शन जब कैरी आउट करेगा तो CH3 के साथ C ट्रिपल बॉन्ड C और उसके बाद वापस से CH3 का फॉर्मेशन हो गया। अगर कार्बन चेन एक्सटेंड करना है तो ये भी एक तरीका कंसिडर किया जा सकता है कि अगर हम लोग के पास नॉर्मल एक अल्केन अल्कीन कुछ भी दे रखा, इसमें कार्बन चेन को एक्सटेंड करना है तो सबसे पहले हम लोग उसको अल्काइन में कन्वर्ट करेंगे टर्मिनल, और टर्मिनल अल्काइन में NaNH2 के साथ रिएक्शन करा के उसको अल्काइनाइड आयन में कन्वर्ट करेंगे। फिर SN2 रिएक्शन करा के हम लोग आराम से प्रोडक्ट में जितना चाहे उतना कार्बन चेन बना सकते हैं। सो बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद SN2 रिएक्शन होगा, आसानी से प्रोडक्ट सोचा जा सकता है। इसमें और क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने अगले डिस्कशन में, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। डीहैलोजिनेशन का रिएजेंट तो याद ही है, मेटल के साथ हम लोग हीटिंग यूज करेंगे तो बगल वाले कार्बन से हैलोजन हटेगा, तब E2 एलिमिनेशन होगा। अगर बगल वाले कार्बन से हैलोजन नहीं हट रहा तो उसको सिंपल एलिमिनेशन बोलेंगे, बट उसको E2 एलिमिनेशन ना बोल के इनफैक्ट उसको इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ, इसमें एक ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, एक ये पार्ट, ये रिएजेंट इनफैक्ट स्टार मार्क किया होना चाहिए यहाँ पे, क्यों ऐसा नॉर्मली लिखा नहीं पता। नॉर्मली NaI के साथ एसीटोन फिंकलस्टाइन रिएक्शन SN2 करता है, लेकिन अगर विस्नल डाइहैलाइड है और उसका रिएक्शन NaI एसीटोन के साथ कराते हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा। अच्छा, इसका लॉजिक भी दे सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो विस्नल डाइहैलाइड है, इसका रिएक्शन अगर NaI और एसीटोन के साथ कराए तो दोनों कार्बन जिस पे हैलोजन था वहां पे आयोडीन आ जाना चाहिए, लेकिन लास्ट क्लास में एक इन्फॉर्मेशन बताया था जो थोड़ा मिसिंग था पहले, बगल वाले कार्बन के ऊपर आयोडीन अनस्टेबल होता है और यहाँ से I2 को लिबरेट करके फिर से डबल बॉन्ड बनाता है। सो अगर बाई चांस बगल वाले कार्बन पे आयोडीन आ भी गया तो भी वहां से अल्कीन ही मिलने वाला है। सो इसलिए इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, जब भी विस्नल डाइहैलाइड होगा तो इसमें NaI एसीटोन सब्स्टिट्यूशन ना करके E2 एलिमिनेशन कराता है, डी हैलोजनेशन करा लेता है। कैसे कराता है? सो I माइनस हैलोजन के साथ कंबाइन करेगा, जो बॉन्ड है वो बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा और वहां से दूसरा हैलोजन हटेगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि E2 एलिमिनेशन याद नहीं रखेंगे तो हम लोग थोड़ा गलती कर देंगे प्रोडक्ट में। फाइंड द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग स्टेप, ये रिएक्शन हम लोग फ्रैंकलिन्स रिएक्शन में देख चुके थे। इसमें एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है, जबकि E2 एलिमिनेशन के लिए बगल वाले कार्बन पे हैलोजन होना चाहिए। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है तो रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता, फिर ऐसे दो कंपाउंड लेने पड़ेंगे अपने को। अगर दो कंपाउंड लेके चलेंगे तो पहले तो एक क्लोरीन हटेगा फ्री रेडिकल की तरफ से, जैसे ही एक क्लोरीन हटेगा तो फिर बगल वाले कार्बन पे हैलोजन्स आ जाएंगे। अब यहाँ E2 एलिमिनेशन हो जाएगा और E2 एलिमिनेशन वाले पार्ट में आराम से C डबल बॉन्ड C का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। CHCl3 में H के साथ कार्बन, इसके ऊपर 3 क्लोरीन प्रेजेंट है,
सो फिर एक ही कार्बन पे क्लोरीन प्रेजेंट है, फिर से रिएक्शन नहीं होने वाला है। सो हम लोग अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में पहले एक क्लोरीन हटाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनेगा, फिर दूसरा क्लोरीन हटाएंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, फिर तीसरा क्लोरीन हटाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। मतलब प्रोडक्ट में सी ट्रिपल बॉन्ड सी का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन है, ये दोनों हटेगा, आराम से दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम लोग डी हेलोजनेशन करा रहे हैं तो एक तो लिविंग ग्रुप हेलोजन है, दूसरा लिविंग ग्रुप भी इस बार हेलोजन ही है। फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन पे लिविंग ग्रुप तो है लेकिन एंटी पोजीशन पे नहीं है, तो पहले इसको रोटेट करके एंटी पोजीशन पे लाते हैं। तो जो बैक कार्बन है वो जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं, H, PH एंड Br, और फ्रंट कार्बन के क्लोरीन को लेफ्ट में उठा करके ले आते हैं ब्रोमीन के अपोजिट में, जिसके वजह से लेफ्ट का pH ऊपर चला जाएगा और H वाला पार्ट राइट में जाएगा। अब यहाँ से फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन से लिविंग ग्रुप को हटा लिया, सो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगा। जब फ्रंट कार्बन से क्लोरीन हटा तो इस पे pH और H प्रेजेंट है, सो लिख लेते हैं pH एंड H। इस डब्बे के एक साइड में H के साथ pH है, इसका मतलब फ्रंट कार्बन के pH के सामने बैक कार्बन का H आएगा, और इस डब्बे के दूसरे साइड में pH के सामने H प्रेजेंट है, मतलब फ्रंट कार्बन के H के सामने बैक कार्बन का pH प्रेजेंट है। ये हम लोग का स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट निकल के आएगा प्रोडक्ट में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसमर। सो डी हेलोजनेशन में हेलोजन लिविंग ग्रुप्स होने चाहिए और दोनों एंटी पोजीशन पे, एक सॉलिड पे और एक डैश पे है, सो एंटी पोजीशन पे है, मतलब इधर एलिमिनेशन हो सकता है। अगर मान लो राइट साइड में एलिमिनेशन हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और डैश पे ब्रोमीन रहेगा। अगर लेफ्ट साइड में एलिमिनेशन हुआ तो भी मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड में एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड बनेगा। सेम ही प्रोडक्ट आना चाहिए, लेकिन पहले भी आप लोगों को बताया था क्वेश्चन के थ्रू कि कभी भी अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल है तो उसमें पोजीशन के सिमिलैरिटी के हिसाब से दिमाग में लगाने की कोशिश मत करना। एक्चुअल में स्टीरियोकेमिस्ट्री में दो पार्ट आ सकता है। इस कंपाउंड में एक कैरल सेंटर दिख रहा है, अगर एक कैरल सेंटर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, यहाँ भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और इनफैक्ट दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। अगर दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है इसका मतलब इनएंशियोमर होगा, सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर कितना हो जाएगा, 2 के बराबर होगा। सो कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल है, जैसे नॉर्मल अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देता है, जैसे यहाँ पे एक ब्रोमीन देता, यहाँ नॉर्मल लाइन पे ब्रोमीन और ब्रोमीन देता, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो एक ही प्रोडक्ट दिखेगा। लेकिन अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल है तो फिर आपको प्रॉपरली स्टीरियोकेमिस्ट्री में सारे ऑप्शंस को ट्राई करके देखना है कि वो एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है कि मिरर इमेज निकल के आ रहा है। अगर सेम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर मिरर इमेज आ गया तो और भी अच्छी बात है। सो क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस का। मोस्टली इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, बट प्रॉब्लम बस ये होता है कि हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो इसमें माइनस हो जाता है। सो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा डिफिकल्ट फेस होता है, मतलब फील होता है कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग अपने हिसाब से सोच के चल रहे हैं कि इससे यही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा पार्ट भी था जो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से क्वेश्चन हम लोगों ने गलत किया। ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब बना हुआ क्वेश्चन में भी -1 मिल रहा है क्योंकि हम लोग कुछ एक छोटा सा एलिमेंट मिस कर रहे हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब थोड़ा डिफिकल्ट बोल देते हैं लोग, बट डिपेंड करता है कि आप कितने बार पॉइंट्स का रिवीजन कर रहे हो, मतलब जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, जितने भी क्रिटिकल क्वेश्चंस है, अगर उसका बार बार रिवीजन कर लो तो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। गलतियां होती है बट स्टिल गलती के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। इसके अगले वाले केस में हम लोग जब एलिमिनेशन कैरी आउट करेंगे तो 2 स्विच करके भी काम कर सकते। कुछ लोग ऐसा ही बोला करते हैं कि ब्रोमीन को यहाँ से हटा दो तो भी काम हो जाएगा। हम कभी एक्सपेरिमेंट किए नहीं, मतलब लिटरली हम एक्सपेरिमेंट नहीं किए, तो इसीलिए। और आप लोग एक छोटा सा चीज बताते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे ये जो पॉइंट है इसको फ्रंट कार्बन बोलते हैं और नीचे वाले को बैक कार्बन बोलते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि फ्रंट कार्बन पे जो ब्रोमीन वाला पार्ट है ये ऊपर के तरफ है, पीएच वाला पार्ट राइट साइड में है, एच वाला पार्ट लेफ्ट साइड में है, और एच के सामने बैक कार्बन पे एच है, ब्रोमीन के सामने बैक कार्बन पे ब्रोमीन है, और पीएच के सामने पीएच है। अब दोनों जो लिविंग ग्रुप है दोनों सेम साइड में है, इसको एंटी पोजीशन पे लाना होगा, तो पहले इसको रोटेट कर लेते हैं। तो फ्रंट कार्बन को फिक्स रहने देते हैं, बैक कार्बन को रोटेट कर लेते हैं। इस बार ब्रोमीन एच पीएच, बैक कार्बन के ब्रोमीन को उठा करके नीचे लाए तो पीएच भी लेफ्ट साइड में पीएच के अपोजिट जाएगा और एच भी अपोजिट जाएगा। अब ब्रोमीन को हटाया यहाँ से,
अगर ब्रोमीन को हटाया तो इस डब्बे के सेम साइड में H और PH है, मतलब प्रोडक्ट में C डबल बॉन्ड C बनेगा जब, तो फ्रंट कार्बन पे H और PH है। फिर यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रंट कार्बन के H के सामने बैक कार्बन का PH होना चाहिए, ठीक है। और इस डब्बे के दूसरे साइड फिर से H और PH है, मतलब फ्रंट कार्बन के PH के सामने बैक कार्बन का H होना चाहिए। ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। चलो ठीक है, मान लो कि ऐसा करे कुछ, इस बार उल्टा कर देते हैं। ये जो फ्रंट कार्बन है ये ऊपर वाले को ना मान के नीचे वाले को मान लेते हैं, सेम टाइप से कि नीचे वाला फ्रंट कार्बन है और यहाँ का जो ब्रोमीन है ऊपर चला गया, लेफ्ट साइड में H था, राइट साइड में PH था, ठीक है, सेम ही चीज है। बस छोटा सा बस उल्टा कर दिया है काम कि नीचे वाले को इस बार फ्रंट कार्बन मान लिया है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा। हम लोग अभी भी देख रहे हैं H के सामने H है, ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन होना चाहिए, PH के सामने PH होना चाहिए। ऑल्दो इस पर एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इसलिए कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट हम लोगों ने फ्रंट की जगह बैक को ये फ्रंट कार्बन मान लिया, मतलब ऊपर वाले की जगह पे बैक वाले को फ्रंट कार्बन मान लिया है। यहाँ से भी अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो एग्जैक्टली सेम ही प्रोडक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कन्वर्जन थोड़ा गलत है। आप नीचे वाले को फ्रंट कार्बन नहीं मान सकते, नीचे वाला हमेशा बैक कार्बन होता है। बाई चांस क्या होता था, हमको बड़ा सुटेबल फील होता था नीचे वाले को फ्रंट कार्बन माना सुटेबल हो, जैसे ना नीचे से देख रहे हैं तो ये फ्रंट कार्बन हो गया, बैक कार्बन हो गया, तो हमेशा पहले नीचे वाले को फ्रंट कार्बन मान लेते थे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते थे, प्रोडक्ट सेम ही आता था, प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं आता था। तो कोई दिक्कत नहीं था, हाँ ठीक है, हमको पता था कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं आता तो हम इसलिए चिल मारते थे। एक बार एक स्टूडेंट पॉइंट आउट किया कि सर अगर नीचे वाले को फ्रंट कार्बन मान रहे हैं तो यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन है वो गड़बड़ हो जा रहा है, मतलब फ्रंट कार्बन का जो कन्फिग्रेशन होना चाहिए वो गड़बड़ निकल के आ रहा है। तो फिर तब समझ में आया कि नीचे वाले को फ्रंट कार्बन माने या ऊपर वाले को फ्रंट कार्बन माने, स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो इसीलिए जो हम लोग शॉर्टकट पे बात करते हैं ना कि ऊपर में कोई भी कन्फिग्रेशन मान लो, RS कुछ भी मानना है मान लो, और सामने जो भी ऑप्शन देगा उससे रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मतलब कन्फिग्रेशन एग्जैक्टली निकालना उतना मैटर नहीं करता, आप उसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको स्विचिंग आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत इमेजिनेशन अगर है तो ठीक है, नहीं तो स्विचिंग से भी काम चल जाएगा। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। खैर हम लोग अब इस सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल थोड़ा ध्यान रखना, ये ऊपर वाले पॉइंट को फ्रंट कार्बन मानना होता है नॉर्मली, और नीचे वाले पार्ट को बैक कार्बन मानना होता है। ऑल्दो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोगों को नीमन प्रोजेक्शन में कन्वर्जन करना भी नहीं है, हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली आंसर कैसे निकलेगा, तो दोनों ब्रोमीन अपने सही पोजीशन पे नहीं है, पहले एक स्विच किया, ब्रोमीन राइट साइड में गया, PH ऊपर गया, फिर H और PH में एक्सचेंज किया तो H ऊपर चला गया, PH लेफ्ट में गया। नीचे वाले ब्रोमीन को भी लेफ्ट में लेके चले जाते हैं, H नीचे आएगा, फिर वापस से स्विच करेंगे तो PH नीचे और H। सो यहाँ से ब्रोमीन को हटाया, अब ऊपर वाले पोजीशन पे H है, नीचे वाले पोजीशन पे PH है, मतलब C डबल बॉन्ड C में H के सामने बैक कार्बन पे PH होगा और फिर PH के सामने बैक कार्बन पे H होगा। ये सामने से भी निकल के आ रहा है, अदरवाइज भी ऐसे ही आंसर निकल के आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। मेरे हिसाब से अब तक आप लोग स्टीरियो केमिस्ट्री से कंफर्टेबल हो गए होंगे, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें कुछ क्वेश्चन था, बस इतना ही क्वेश्चन था, चलो ठीक है। सो अब हम लोगों का अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होना चाहिए, अल्कोहल, ठीक है। सो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल टॉपिक का नोट्स इधर रख लेते हैं पहले तो। इसमें तो कुछ होमवर्क नहीं मिला था ना बुकलेट वगैरह में, कुछ नहीं था पक्का? चलो ठीक है, काम करते हैं, पहले तो लेक्चर को स्टॉप कर लेते हैं, फिर वापस से अल्कोहल का रिकॉर्डिंग शुरू कर लेंगे।